हेलो लिसनर्स। रशिया यूक्रेन वॉर को आज करीब 24 दिन हो चुके हैं और हम सभी इस वॉर के एंड गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम रशिया यूक्रेन की हिस्ट्री को जानते हुए वॉर के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखेंगे और इस वॉर के पॉसिबल एंड गेम को भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम रशिया के एग्रेशन के कारण जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या अचीव करना चाहता है। साथ ही हम इस पूरे घटनाक्रम में वेस्ट की भूमिका को भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में हमें मोस्टली वेस्ट की साइड ही देखने को मिल रही है और रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही इस क्राइसिस के एंड गेम के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद इंडिया और इसके पड़ोसी देशों पर होने वाले इफ़ेक्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। रशिया और यूक्रेन की हिस्ट्री में ज़्यादा पीछे न जाकर हम 1991 से शुरुआत करते हैं, जब रशिया और यूक्रेन यूएसएसआर के पार्ट थे। यूएसएसआर के 1991 में टूटने के बाद यूक्रेन रशिया से अलग हो गया, पर रशिया अभी भी यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में मानता था। 1991 से लेकर 2004 तक यूक्रेन का एक ट्रांजिशन पीरियड था, जिसमें उसे इस समय तक रशिया से नाम मात्र की स्वतंत्रता प्राप्त थी और उनके प्रेसिडेंट के भी रशिया से क्लोज रिलेशंस थे। जनवरी 1994 में यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम भी साइन किया, जिसके बाद उसे अपने सभी न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया को सौंपने पड़े और उसके बदले उसे सिक्योरिटी की गारंटी मिली। जून 1996 तक यूक्रेन ने अपने सभी 1900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया को सौंप दिए और एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री बन गया। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी ने जब 2004 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, तो यूक्रेन में भी यूरोप को लेकर एक इंक्लिनेशन दिखने लगा। 2004 के बाद प्रो रशिया और प्रो यूरोप की डिवाइडिंग लाइन यूक्रेन में खुलकर दिखने लगी। 2013 में यूक्रेन के उस टाइम के प्रेसिडेंट यानुकोविच यूरोप के साथ एक डील साइन करने वाले थे, बट रशिया के प्रेशर के चलते ये डील नहीं हो पाई और यानुकोविच वॉकड अवे विद दिस डील। इसके बाद यूक्रेन में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो गए। ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा और वो रशिया चले गए। इसके बाद 2004 में रशिया ने क्राइमिया पर अटैक कर उसे एनेक्स कर लिया। पुतिन हमेशा से रशिया और यूक्रेन को एक मानते हैं और ही कीप सेइंग यूक्रेन इज़ एन एंशिएंट रशियन सॉयल। 2004 के बाद यूक्रेन में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल काफ़ी उथल पुथल रही। 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने पेट्रो पोरोशेंको, जिन्होंने यूक्रेन की गिरती हुई इकोनॉमी को संभाला और कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबलाइज किया। बाद में पेट्रो पर प्रो रशियन होने का इल्ज़ाम लगा। हालांकि उनके दौर में यूक्रेन यूरोप के बहुत करीब गया, फिर भी 2019 के इलेक्शन में यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने जेलेंस्की। ये थी यूक्रेन की ब्रीफ मॉडर्न हिस्ट्री और आइए अब जानने की कोशिश करते हैं रशिया की यूक्रेन इन्वेजन के कारणों को। मेनी एक्सपर्ट्स आर क्लेम कि रशिया का ये यूक्रेन इन्वेजन रशिया की पुरानी ग्लोरी वापस पाने की तरफ एक कदम था। पुतिन ने कुछ ऐसा बयान भी दिया था कि वो रशिया के पुराने दिनों को वापस लाना चाहते हैं। 2014 में क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद एक स्पीच में पुतिन ने कहा भी था कि यूक्रेन रशिया के सर का ताज है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, रशिया का यूक्रेन पर इन्वेजन जानने के लिए सबसे पहले हमें रशिया की जियोग्राफी देखनी होगी। रशिया अर्थ का सबसे बड़ा देश है। रशिया इतना बड़ा है कि 11 टाइम जोन्स इस कंट्री को क्रॉस करते हैं। रशिया के मैप पर हम उसकी पूरी टेरिटरी देखें तो हमें चलता है कि रशिया चारों तरफ से माउंटेन्स और सी से प्रोटेक्टेड है, लेकिन इस पूरी प्रोटेक्शन में एक होल है। अगर हम बाल्टिक सी और कैस्पियन माउंटेन्स के बीच की जगह को देखें तो वेस्टर्न यूरोप से लेकर मॉस्को तक एक प्लेन एरिया दिखता है। ये एरिया रशिया को अटैक करने का एक आसान प्लेन रहा है और पास्ट में कई अटैक इसी रास्ते से हुए हैं, जैसे 1605 में पोलैंड ने, 1707 में स्वीडन ने, 1812 में नेपोलियन ने और वर्ल्ड वार 1-2 जो कि 1914 और 1941 में हुए थे, में जर्मनी ने इसी रूट का इस्तेमाल कर रशिया को अटैक किया था। सो हम कह सकते हैं कि ये एरिया रशिया की सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ बन जाता है। 1991 में रशिया के टूटने के बाद यूरोपियन प्लेन और रशिया के बीच बेलारूस और यूक्रेन एक बफर जोन का काम करते हैं। इवन आफ्टर रशिया डिवीज़न, सभी 15 अलग देश होने के बाद भी रशिया का इन्फ्लुएंस इन सभी 15 कंट्रीज़ पे था, बट धीरे धीरे कुछ देशों में रशिया का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। 2004 के बाद नाटो ने अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन में ईस्टर्न यूरोप के कई देशों को नाटो में शामिल कर लिया, जो रशिया बॉर्डर के बहुत करीब थे, जैसे पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, हंगरी, रोमानिया एक्सेट्रा। नाटो का ये एक्सपेंशन रशिया को नर्वस करने के लिए बहुत था।
2014 के बाद यूक्रेन में रसिया का इन्फ्लुएंस कम होता गया और यूक्रेन में प्रो वेस्ट सेंटिमेंट बढ़ता चला गया। जून 2017 में यूक्रेन की पार्लियामेंट में कानून संशोधन कर यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के रास्ते को भी खोल दिया गया। रसिया यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लैंड सिक्योरिटी के साथ साथ वार्म वाटर एक्सेस के लिए भी यूक्रेन रसिया के लिए बहुत ज़रूरी है। रसिया एक कोल्ड कंट्री है और करीब 23,000 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन होने के बावजूद रसिया के पास वार्म वाटर पोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस लिमिटेड है। रसिया के कई पोर्ट्स कई महीनों तक फ्रीज रहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है रसिया के लिए पोर्ट से सी का एक्सेस। किसी भी रशियन पोर्ट से सी में जाने के लिए उसे नाटो कंट्री से होकर गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए वेस्ट में सी में एंट्री के लिए रसिया को टर्की से होकर जाना पड़ता है, जो कि एक नाटो कंट्री है, और ईस्ट में जापान से गुजरना पड़ता है, जो नाटो कंट्री का एक एलाई है। सेंट पीटर्सबर्ग से सी में जाने के लिए डेनमार्क से गुजरना पड़ता है, जो कि एक नाटो कंट्री है। सो हम देख सकते हैं कि किसी भी नाटो कंट्री के साथ टसल में नाटो कंट्रीज रसिया का सी एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं, जो रशियन इकोनॉमी के लिए सुसाइडल होगा। 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन भी ब्लैक सी पर अपना प्रभुत्व जमाना था, जो रसिया को सी में एक्सेस दिला सके। सो अब इस डिस्कशन के बाद हम समझ सकते हैं कि यूक्रेनियंस का नाटो में शामिल होने के सेंटिमेंट्स के बावजूद रसिया अफोर्ड नहीं कर सकता है। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रसिया को लैंड और सी दोनों साइड से वल्नरेबल बना सकता है। रसिया के इन्वेजन के कारणों को समझने के बाद आइए समझते हैं कि क्या रसिया इन्वेजन के बाद एज पर प्लान काम कर रहा है या सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा रसिया ने सोचा था। अकॉर्डिंग टू मी, रसिया का यूक्रेन इन्वेजन वैसा नहीं चल रहा है जैसे पुतिन ने सोचा था, बट ये उतना भी बुरा नहीं है जितना वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है। वेस्टर्न मीडिया की माने तो रसिया इज़ लूजिंग द वॉर, बट ये सच नहीं है। रसिया ने यूक्रेन में इतनी देर तक रेजिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। वॉर अभी 4th वीक में पहुंच चुकी है और अभी तक रसिया यूक्रेन कैपिटल कीव से दूर है। रसिया ने यूक्रेन के जल्दी ही सिलेंडर के बारे में सोचा होगा और उम्मीद की होगी कि कीव 2 से 3 वीक में गिर जाएगा, बट अभी भी ये दूर की बात लगती है। रसिया के एडवांसेस यूक्रेन में धीमे तो हैं, बट इसे रसिया के फेलियर की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। रशियंस आर गेनिंग देयर एडवांसेस, बट वेस्टर्न मीडिया की बायस रिपोर्टिंग की वजह से हमें रसिया की फेलियर की तरह दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। रशियन आर्मी ने खारगाई को आइसोलेट कर दिया है और जल्द ही कीव को भी आइसोलेट कर देंगे, और अभी तक रसिया ने अपनी वास्ट एयरफोर्स का वैसा यूज़ भी नहीं किया है। रसिया ने यह सोचा था कि यूक्रेन के इन्वेजन का ज़्यादा विरोध नहीं होगा, बट हम देख सकते हैं कि रशियन आर्मी को बड़े पैमाने पर यूक्रेनियन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर आज हम लगभग 24 दिन के बाद के हालात के बारे में देखें तो ये हालात कुछ ऐसे दिखते हैं। स्क्रीन पर यूक्रेन का मैप है, जिसमें आप रसिया द्वारा कब्जा किए गए और रशियन एडवांसेस को देख सकते हैं। नॉर्थ की तरफ देखें तो रसिया कीव को इनसर्किल और कट ऑफ करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी कीव का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के कब्जे में है। रशियन आर्मी को कीव में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और उसके सामने लॉजिस्टिक्स और फ्यूल की समस्या भी खड़ी हो रही है। आज के हालात की बात करें तो रशियन आर्मी अभी भी कैपिटल कीव से करीब 20 किलोमीटर दूर है। साउथ में रशियन आर्मी ने रैपिड गेन किया है। साउथ में रसिया का मुख्य उद्देश्य यहाँ क्रीमिया और रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट फोर्स डोनेट्स्क और लुसांग के बीच एक लैंड कॉरिडोर बनाना था, जिसमें वो सफल हुआ है। ईस्ट में जहाँ रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट डोनेट्स्क और लुसांग हैं, वहाँ रसिया एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। वहाँ की ज़्यादा आबादी रशियन स्पीकिंग है और रसिया को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, जिसका फ़ायदा रसिया को मिला है। रसिया यूक्रेन वॉर के रीजंस और एक्चुअल सिचुएशन के बाद इस वॉर के होने वाले एंड गेम के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न और यूएस के सैंक्शंस और यूक्रेन के रेजिस्टेंस के बाद भी क्या पुतिन पुल बैक करेंगे? आई हाईली डाउट। पुतिन अभी वहाँ खड़े हैं जहाँ से पीछे आने का मतलब सुसाइडल होगा। पुतिन हैज़ कम ए लॉन्ग वे एंड ही कैन नॉट अफोर्ड टू पुल बैक फ्रॉम यूक्रेन। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक सेफ पैसेज देखेंगे जिसमें पुल बैक तो हो, बट मैक्सिमम रशियन गेन के साथ। हाल ही में पुतिन ने पुल बैक के लिए अपनी 4 डिमांड्स भी रखी हैं। पहली, यूक्रेन मिलिट्री एक्शन बंद कर दे। दूसरा, यूक्रेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके उसे न्यूट्रल बनाए, मतलब नाटो में शामिल होने की अपने सपने को छोड़ दे। क्रीमिया को रसिया का पार्ट मान ले, डोनेट्स्क और लुसांग को इंडिपेंडेंट स्टेट्स मान ले। और अभी तत्काल में मेरे वीडियो रिकॉर्ड करते समय दोनों देशों के बीच सामूहिक रूप से करीब 15 पॉइंट की एक पीस डील पे भी बातचीत शुरू हो गई है। पूरे 15 पॉइंट्स की डिटेल्स तो अभी तक नहीं आई है, बट मेन पॉइंट है
यूक्रेन का नाटो में नहीं शामिल होना और न्यूट्रल रहना। लेकिन मुद्दा यहाँ फंसा हुआ है कि जब रशियन फोर्सेस विड्रॉल करेंगी तो क्या वो सेपरेटिस्ट स्टेट डोनेस्क और लुसान से भी चली जाएंगी। आई थिंक एंड गेम ऑफ दिस वार विल बी आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ यूक्रेन टू नॉट ज्वाइन नेटो। ये सिचुएशन दोनों देशों के लिए अभी के टाइम में विन विन सिचुएशन होगी और पुतिन एंड जेलेंस्की इसे अपनी जीत बता सकते। वीडियो लंबी होने के कारण हम इस वॉर के होने वाले इफेक्ट जो इंडिया और इसके पड़ोसी देशों पे होंगे इसके बारे में किसी अगले वीडियो में चर्चा करें। सो दोस्तों, ये थी रसिया यूक्रेन वॉर का ब्रीफ एनालिसिस और एंड गेम के बारे में प्रेडिक्शन। जैसे जैसे हालात बदलते रहेंगे मैं आप सभी को वीडियोस के साथ ही इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप सभी की क्या राय है इस वॉर के एंड गेम के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां सारी वीडियोस के लिंक हैं, और नई वीडियोस आपके पास पहले आने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ टिल न्यू वीडियो।